नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSE 141 के चैप्टर नंबर 13 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा शिक्षा। इससे पहले 12 चैप्टरों की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर हमारे अपलोड है, तो यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुन लीजिएगा। आशा है पूरी की पूरी सीरीज आपको समझ में आई होगी। यदि पूरी सीरीज आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है शिक्षा, तो हम सभी जानते हैं कि अगर एक बेहतर समाज का कोई निर्माण कर सकता है तो वो केवल और केवल शिक्षा करती है। ऐसे में शिक्षा का सही अर्थ जान लेना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है, फिर आगे चीज़ें बताई जाएंगी कि शिक्षा के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं जो शिक्षा को प्रोत्साहित करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी में शिक्षा शब्द की बात की जाए तो इसे एडुकेयर और एडुकेटम से लिया गया है, और ये दोनों ही शब्द जो हैं ये लतनी भाषा के शब्द हैं। जहाँ एडुकेयर का अर्थ है प्रशिक्षण, यानी कि ऊपर से ऊपर की ओर ले जाना, नीचे से ऊपर की ओर ले जाना, हाशिए से ऊपर की ओर ले जाना, या फिर किसी को अंधेरे से बाहर निकालना, या फिर किसी को निम्न स्थिति से बाहर निकालना, यानी कि भीतर से बाहर की ओर। जबकि एडुकेटम की बात की जाए तो एडुकेटम का मतलब होता है शिक्षण के कार्य किस प्रकार से हों, किस प्रकार के शिक्षण के सिद्धांत हो, किस प्रकार से शिक्षण की थ्योरी हो। हालांकि ये सारी थ्योरी बच्चा तो नहीं जानता, लेकिन ये थ्योरी ना शिक्षक को जाननी बहुत जरूरी है ताकि वो बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सके। तो कुल मिलाकर वो शिक्षक वो है जो बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाए बल्कि नॉलेज के एक अपार भंडार की ओर अट्रैक्ट करके छोड़ दें। क्योंकि ना देखो, बच्चे को टीचर हमेशा तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन अगर बच्चे के अंदर शिक्षक जो है वो शिक्षा की भावना जगा दे, पढ़ने की भावना जगा दे, तो एक टाइम पे जब बच्चे को छोड़ भी देगा ना शिक्षक, तब भी बच्चा आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहेगा। जैसे कि बुद्ध ने कहा था कि आपको ना अपने अंदर की ज्योति स्वयं बना जगानी होगी, आपको अपना मार्गदर्शन स्वयं करना होगा, क्योंकि एक व्यक्ति सदैव आपके साथ नहीं चल सकता। तो मेरे मायने में ये है कि शिक्षक का एक कार्य सबसे बड़ा ये होता है कि वो ना बच्चों के अंदर ज्ञान की प्यास जगा दे और उसके बाद उसे अधूरी छोड़ दे, ताकि बच्चा उस प्यास को बुझाने के लिए खुद कार्य करे और खुद इस रास्ते पर चलता जाए। इसलिए आपने देखा होगा जो मेरे लेक्चर होते हैं वो अन्य यूट्यूबर के मुकाबले थोड़े से तो अलग हैं, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ आपको, मैं आपको वास्तव में ये जो शब्द बोल रहे हैं वो समझा रहा हूँ। हिंदी में अगर शिक्षा की बात करोगे तो ये संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अनुशासन, नियंत्रण, आदेश देना, निर्देशित करना, शासन करना। यानी कि हिंदी में अगर आप शिक्षा की बात करोगे तो ये संस्कृत से ली गई है। और संस्कृत का जो शब्द है शास, इसका मतलब क्या है, शिक्षा में अनुशासन सिखाती है, शिक्षा में आत्मनियंत्रण सिखाती है, शिक्षा आदेश देने की क्षमता का विकास करती है, शिक्षा निर्देशित करने की क्षमता का विकास करती है, शिक्षा शासन करना सिखाती है, एंड सो मोर। संस्कृत में शिक्षा सूत्र साहित्य की एक खास विशेषता है, जिसमें 6 शाखाएं हैं: शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। इन 6 चीज़ों का ज्ञान आपको विद्वता की ओर ले जाएगा। ऐसे में शिक्षा के 2 अर्थ हो जाते हैं, एक संकीर्ण में और एक व्यापक में। यानी कि जो लोग एक छोटी सी डेफिनेशन से बांधते हैं एजुकेशन को, उनके लिए सिर्फ स्कूल जाना ही एजुकेशन है, स्कूल में जो सिखाया जाएगा सिर्फ उतना ही एजुकेशन है, चंद किताबें पढ़ लेने से उनके सामने डिग्री आ जाएंगी, वही सिर्फ एजुकेशन है। तो शिक्षा का संकीर्ण अर्थ यह है कि स्कूल में आपने क्या सीखा। इस प्रक्रिया में समाज के जो बुजुर्ग हैं वो क्या करते हैं, शिक्षण के जो निर्धारित तरीके हैं उसके माध्यम से बच्चों को क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं। स्कूल में जो टीचर होता है वो एक सिलेबस के हिसाब से बच्चों को ट्रेंड करता है। जॉन स्टुअर्ट मिल का भी मानना है कि देखो, जो स्कूली शिक्षा है सिर्फ वो इतना बताती है कि जितना हमें पता है कम से कम उतना तो बच्चे को पता हो, इससे आगे अगर उसे जानना है तो खुद प्रयास कर लेगा। प्रोफेसर ड्रेवर कहते हैं शिक्षा एक प्रोसेस है जिसके द्वारा युवा के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है, उसके हिसाब से उसे ढाला जाता है। लेकिन एक बड़े स्तर पर अगर शिक्षा की बात करोगे आप, तो शिक्षा ना सिर्फ स्कूल का ज्ञान नहीं है, सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं है, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं है, सिर्फ चैप्टर्स नहीं है। शिक्षा एक बड़े अर्थ में है, और शिक्षा का मतलब वो हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर रही है, यानी कि शिक्षा हमारे व्यक्तित्व का विकास कर रही है। शिक्षा में हमारे वो सारे अनुभव हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सीखते हैं, और शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मृत्यु तक समाप्त नहीं होती। पर डे हम जितना भी सीख रहे हैं वो सब हमारी एजुकेशन है। इसलिए शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति खुले और अनियंत्रित वातावरण में भी आत्मनिर्माण करता है, अपना विकास करता है। जैसा कि एस मैकेंजी ने कहा कि शिक्षा व्यापक अर्थों में देखा जाए तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसे हर दिन अनुभव के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जबकि एक व्यक्ति और हैं डुमविले, उनके अनुसार शिक्षा बड़े अर्थों में सभी प्रभावों को शामिल करती है। एक पालने से, जैसे बच्चे एक पालने में झूला झूलता है ना, उस पालने से कब्र तक जाने के दौरान जितनी भी चीज़ें, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी चीज़ें आपने सीखी है, जितनी भी चीज़ें आपने महसूस की, वो सब शिक्षा है। तो शिक्षा का अगर व्यापक स्तर देखो तो जीवन भर चलने वाली प्रोसेस है। संकीर्ण अर्थ देखो तो स्कूल जाओ, एडमिशन लो, स्कूल से निकलो और आप एजुकेटेड हो गए, आपको डिग्री मिल गई, पढ़े लिखे गंवार आप बन सकते हैं। लेकिन सामाजिक शिक्षा वो चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है।
तो शिक्षा का अर्थ क्या है ये आप यहाँ बता देंगे। शिक्षा के उद्देश्य की बात किया है तो शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। समय, परिस्थितियाँ, जगह शिक्षा के उद्देश्यों को चेंज कर देती हैं। ये हमेशा परिवर्तनशील होती हैं, लेकिन इन सबका एक जो अंतिम उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जीवन में आगे बढ़ना। तो ऐसे में हम देखें शिक्षा की बात, तो कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा का जो प्रभाव है वो प्रकृति पर गहरा है। शिक्षा का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि उच्च आदर्श हो। पहले के ज़माने में शिक्षा आध्यात्मिक थी, आदर्शवाद की ओर बढ़ावा देती है, व्यक्ति के चरित्र को सुधारने की बात करती है, व्यक्ति के सामान्य जीवन को सुधारने की बात करती है, व्यवहारिक ज्ञान की बात करती है। और जैसा कि हर व्यक्ति व्यवहारिक है भी, तो उसे व्यवहारिक तरीका होना भी चाहिए। इसके साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर हर चीज़ को सिखाने के माध्यम है क्या, एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो अभी मैंने बात करी, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य का ऐतिहासिक उद्गम। शिक्षा के उद्देश्य की हिस्ट्री क्या रही है, यानी कि समय समय के हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य किस प्रकार से बदला है। तो जब आप प्राचीन भारत की बात करोगे तो शिक्षा का उद्देश्य था सिर्फ आध्यात्मिक। आपको ना धार्मिक ज्ञान होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति योग का सहारा लेता था, तपस्या का सहारा लेता था और अपने आत्मज्ञान को बढ़ाता था। इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ यह था कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, आत्म साक्षात करना, अपने अंदर के ज्ञान को प्रकाश में लाना, ब्रह्म को जानना, सत्य को जानना, पूर्ण सत्य को जानना, ईश्वर की प्राप्ति, यही तो था पहले प्राचीन ज्ञान। यूरोपीय देशों की बात करोगे, स्पार्टा की बात करोगे, तो स्पार्टा में क्या होता है, शिक्षा व्यक्तित्ववादी नहीं बल्कि समाजवादी थी। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि राज्य के लिए पैदा होता है। यानी कि स्पार्टा की जब हिस्ट्री पढ़ोगे आपको पता क्या है, वहाँ पर व्यक्ति ना अपने लिए कुछ भी नहीं है, इंडिविजुअल व्यक्ति कुछ नहीं है। जब हम पश्चिमी राजनीतिक विचारकों को पढ़ेंगे तब आपको ये बात पता चलेगी कि व्यक्ति ना राज्य के लिए पैदा हुआ है। राज्य स्वयं एक विद्यालय है। बच्चा क्या होगा, सरकार से सीखेगा और सरकार के लिए कार्य करेगा। और सरकार का काम क्या था कि बच्चे के दिमाग में भर दो कि आप साहसी हो, बच्चों को सैनिक बनाओ, अनिवार्य सेना में काम करने के लिए उसको घोषित कर दो कि आपको अनिवार्य रूप से सेना में कार्य करना ही करना है। शिक्षा मुख्य रूप से भौतिक थी। एंथेस की बात की जाए तो ये ज़बरदस्त जगह है। आप देखेंगे जितने भी फिलोसफर्स हैं उसमें ज़बरदस्त जो फिलोसफर्स हैं वो एंथेस से निकले हैं, क्योंकि एंथेस की शिक्षा का उद्देश्य पता क्या था, व्यक्तिगत शिक्षा। इसका उद्देश्य शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, नैतिक रूप से व्यक्ति का एक विकास किया जाए। इसमें व्यक्ति को ना इतना ज़्यादा ज्ञान का प्यासा बना दिया जाए कि व्यक्ति ज्ञान के पीछे चलता जाए और समाज को अपने ज्ञान के उजाले से चकाचौंध कर दे। क्योंकि एंथेस में एक कहावत थी कि एक सुंदर शरीर में एक सुंदर दिमाग होना भी चाहिए, क्योंकि अगर शरीर सुंदर है और दिमाग सुंदर नहीं है तो शायद वो समाज में कुछ नहीं कर सकता। मध्य के दौरान शिक्षा पूरी तरीके से एक पवित्र मुद्दा बन गया। जादू, तपस्या, वीरता, विद्वता, ये सारी चीज़ें जुड़ती चली गई। समय के साथ साथ शिक्षा क्या हुई, एक औपचारिक प्रणाली में बदल गई। बड़े पैमाने पर यथार्थवादी आंदोलन शुरू हुए। सभी बुराइयां जो थी ये माना गया कि उसका कारण अज्ञानता है और इसलिए इन बुराइयों को खत्म करने के लिए ज्ञान की जरूरत थी। 18वीं सेंचुरी में शिक्षा बिल्कुल बदल गई। जियो जैक रूसो जैसे जो फिलोसफर्स रहे उन्होंने एक अलग प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि जो साइंस एंड टेक है कहीं ना कहीं ये मानवता को खत्म कर रही है, मानवता जैसे विचार आए। और आज अगर 21वीं सेंचुरी की बात की जाए तो ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, इन सब की शिक्षा का बढ़ावा दिया जा रहा है, स्पेस की जानकारी इकट्ठी की जा रही है। तो ऐसे में समय समय पर जो शिक्षा का उद्देश्य है वो बदला है, परिस्थितियों के हिसाब से बदला है, मनुष्य के विकास की अवस्थाओं के हिसाब से बदला है। शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। कुछ लोग व्यवसाय के लिए शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, डिग्रियां लेते हैं, वो एमबीए की डिग्रियां कर रहे हैं, तो ऐसे में वो व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं। इवन आजकल हर एक माँ बाप बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं इसलिए कि वो कमाने लायक बन जाए। कुछ लोग ज्ञान या जानकारी के लिए शिक्षा ले रहे हैं, कुछ लोग अपने कल्चर के लिए शिक्षा ले रहे हैं, कुछ लोग चरित्र के निर्माण की शिक्षा ले रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए शिक्षा ले रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं शिक्षा प्राथमिक नियम है तो इसलिए मैं शिक्षा ले रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, खाली समय है, मेरे पास अवकाश है तो मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, कुछ क्रिएटिविटी करना चाहता हूँ। कुछ लोग नागरिकों को अवेयर करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शिक्षित हो रहे हैं। कुछ लोग पूरा का पूरा जीवन के उद्देश्य समझने के लिए शिक्षित हो रहे हैं। कुछ लोग समाज में भाईचारे का निर्माण करना चाहते हैं, शक्ति संबंधों की बात कर रहे हैं जैसे गांधी जी। सामाजिक उद्देश्य की बात की जाए, कुछ लोग क्या देख रहे हैं कि समाज बिना अवेयरनेस के आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसे में कुछ लोग इसलिए शिक्षा ले रहे हैं कि समाज में सुधार कैसे लाया जा सकता है। तो जितने भी सुधारवादी आंदोलन हुए हैं वो ऐसे लोगों द्वारा हुए हैं। तो अलग अलग लोगों के लिए ना एजुकेशन के अलग अलग क्या हो सकते हैं, उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे मेरे लिए एजुकेशन का उद्देश्य ये सिर्फ इतना है कि मैं शिक्षा इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं ना बहुत सारे लोगों को शिक्षित कर सकूँ, बहुत सारे लोगों को ना चीज़ें समझा सकूँ। तो हर एक बंदा का शिक्षा का अलग अलग उद्देश्य हो सकता है। तो जैसे एक घर खड़ा करने के लिए नींव होती है, वैसे शिक्षा के भी कुछ आधार हैं। तो शिक्षा का पहला आधार है दार्शनिक आधार। देखो दर्शन क्या है,
दर्शन का मतलब है ज्ञान से प्रेम, क्योंकि दर्शन दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। दर्शन को इंग्लिश बोलते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी में एक शब्द है फिलो और एक है सोफिया। फिलो का मतलब है प्रेम और सोफिया का मतलब है ज्ञान, यानी कि ज्ञान से प्रेम। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान से प्रेम हो जाए वो बंदा जा रहा है फिलॉसफी की ओर। दर्शन पता है क्या बता रहा है? दर्शन ये बात जानने की प्रयास कर रहा है कि सत्य क्या है, और सत्य का मतलब ये है कि ज्ञान क्या है। दर्शन और जीवन का एक घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि दर्शन ना ये कह रहा है कि जीवन में जितनी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं उन सबको हम जानने का प्रयास करें, और जब हम उन सब चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहे हैं तो वही तो शिक्षा है। ये शिक्षा का दार्शनिक आधार है। शिक्षा का सामाजिक आधार क्या है? तो शिक्षा व्यक्तियों के गठित समाज में होती है। अगर शायद सोसाइटी नहीं होती तो एजुकेशन भी नहीं होती। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये एक सामाजिक क्षमता है, ये एक सामाजिक जोखिम है। एक स्कूल आम जनता द्वारा बनाया जाता है, आम जनता द्वारा वो चीज़ें बनाई जाती हैं और ढाली जाती हैं एक सोसाइटी में। इस तरह शिक्षा समाज का कारण भी है और समाज का प्रोडक्शन भी है। मनुष्य अपनी सारी इच्छाएं ना और आवश्यकताएं समाज से पूरी करता है, और इसके लिए उसे ना कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, और वो चीज़ है शिक्षा। इस प्रकार शिक्षा और समाज के बीच में एक अंतरंग संबंध है। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? तो मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान। मनोविज्ञान ने आधुनिक शिक्षा के विकास को बहुत प्रभावित किया है। मनोविज्ञान और शिक्षा के बुनियादी संबंध ने रिश्तों को कई गुना अत्यधिक बढ़ा दिया है। आज शैक्षिक सिद्धांत और अभ्यास मनुष्य के व्यवहार की प्रकृति से अनुकूलित हो रहे हैं। कौन सा व्यक्ति किस टाइप का है, किस प्रकार का उसका मस्तिष्क है, सामने वाले के मस्तिष्क को जानना, उसके हिसाब से कार्य करना, परिस्थितियों का निर्माण करना, इस टाइप की भी शिक्षा चल रही है। तो शिक्षा का आधार क्या है? तो तीन आधार बताए हैं: दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार और मनोवैज्ञानिक आधार। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, आज़ादी के बाद भारत सरकार ने शिक्षा की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। उसका रीज़न क्या है कि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लोग अवेयर है नहीं। लोग पता है क्या कहते हैं कि शिक्षा में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कुछ कमा लिया जाए। बहुत सारे बच्चे 15-16 साल की उम्र से ही काम करने लग जाते हैं, आज की डेट में भी बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर आज़ादी के समय जाओगे तो आप 7-8 साल के बच्चा खेतों में काम कर रहा है, 10-11 साल में उसकी शादी हो जा रही है। तो इस टाइप का माहौल था आज़ादी के समय। 14 साल तो वैवाहिक उम्र थी। तो ऐसे में आज़ादी के सामने ये चुनौतियाँ थी कि इतनी गरीबी के माहौल में, अशिक्षा के माहौल में, जहाँ लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोग खुद स्कूल जाना नहीं चाहते। आज भी बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, आज भी बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है। तो आप सोच लो, आज जब इतने मंदबुद्धि लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि किताबों से हमें पढ़ना चाहिए, तो उस समय कितने कैसे लोग होंगे, शायद परिस्थितियाँ उन्हें पढ़ने देना ही नहीं चाहती थी। तो ऐसे में हमारे यहाँ बहुत सारे कमीशंस बने, जिसमें से पहला कमीशन था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में। फिर आगे चलकर माध्यमिक शिक्षा के लिए एक आयोग बना 1952 में। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मौलिक अधिकारों में 86 अमेंडमेंट के द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया आर्टिकल 21A में, कि 6 से 14 साल तक का प्रत्येक बच्चा स्कूल जाएगा, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेगा। सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ इसके लिए ही। सर्व शिक्षा अभियान में भी यही था कि 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उन्हें फ्री शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा गारंटी योजना चलाई गई। शिक्षा गारंटी योजना उन क्षेत्रों के लिए चलाई गई जिन क्षेत्रों में 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल थे ही नहीं, कोई औपचारिक स्कूल थे ही नहीं। ये लोग सड़कों पर जिंदगी गुजर बसर करते थे, अप्रवासित बच्चे थे, कामकाजी बच्चे थे, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे थे। 9 साल से कम उम्र में ही ये लोग पता क्या बन गए थे? मजदूर बन गए थे। ऐसे में इन लोगों को एजुकेशन देने के लिए शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा शुरू की गई। भारत सरकार ने देखा कि बहुत सारे बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें काम करना पड़ता है। ऐसे में बच्चों को लालच दिया गया और मिड डे मील योजना शुरू की गई। ये बहुत बड़ी परियोजना थी जो कि 1995 में शुरू हुई। इसमें यह हुआ कि बच्चे स्कूल जाएं और बदले में उन्हें कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, और आज भी ये योजना चल रही है। जिला प्राथमिक शिक्षा योजना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलाई गई ताकि हर एक जिले में साक्षरता दर को बढ़ावा दिया जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक जाना माना प्रोग्राम है एजुकेशन सोसाइटी में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी कि ओबीबी की जो योजना थी, ये प्राथमिक स्कूलों में जो बेसिक नीड्स होती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसे पूरा करने के संदर्भ में थी। कम से कम इसमें 4 चीज़ें थी कि हर स्कूल में कम से कम क्या होना चाहिए, 2 बड़े कमरे होने चाहिए, कम से कम 2 टीचर होने चाहिए। क्योंकि हमने देखा था कि प्राचीन काल में जो स्कूल थे पेड़ों के नीचे चल रहे हैं। आज भी देखा जाए, अगर यूपी बिहार में आप देखेंगे तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं। दिल्ली में देख लो आप, यूपी बिहार की दिल्ली में देखो आप, क्राउन नगर में आकर शौचालयों की अब भी कमी है स्कूलों में। इतनी बड़ी जनसंख्या है और 2 या 3 दिल्ली के मैं स्कूलों की बात कर रहा हूँ, आप जाके देख लीजिए, और कितने गंदे हैं वो शौचालय। तो आप ये सोचिए जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ का हालात क्या होंगे। ऐसी एक परियोजना है लोक जुम्बिश योजना, तो राजस्थान में है ये।
स्वीडन की मदद से चलाई गई है, स्वीडन की सहायता से चलाई गई है। इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सभी लोगों को शिक्षा मिले। एक है शिक्षा कर्मी योजना, ये भी राजस्थान में चल रही है, पिछड़े गाँव में लड़कियों के लिए ये शिक्षा है। ऐसी एक है महिला समाख्या। तो महिला समाख्या जो कार्यक्रम है, ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। ये लगभग 9 राज्यों के 60 जिलों में है और 14,000 से अधिक गाँव में लागू कर दिया गया है। एक जनशाला कार्यक्रम है। जनशाला कार्यक्रम यूएनओ की 5 एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है, यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूनेस्को, आईएलओ और यूएनएफपीई। ये 5 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से भारत में एससी, एसटी, माइनॉरिटीज और जितने बच्चे मजदूरी करते हैं, इन सब बच्चों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम चल रहा है। कौन सा? जनशाला कार्यक्रम। ऐसे एक और प्रोग्राम है अध्यापक शिक्षा में विकास, एनपीई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया कि टीचरों को भी समय समय पर ट्रेन किया जाना चाहिए। इसके अलावा एनसीटीई यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई ताकि शिक्षकों के और शिक्षा के मानदंड को बढ़ाया दिया जाए। राष्ट्रीय बाल भवन 5 से लेकर 16 साल तक के बच्चों के लिए वित्त पोषित करता है, पैसा देता है। इसके लिए राष्ट्रीय बाल भवन का उद्देश्य ये है कि वो नवाचार को बढ़ावा दे, नई नई क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे, जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1956 में की गई थी। आर्टिकल 46 में संविधान में ये बात की गई कि एससी एसटी की शिक्षा के लिए सरकार उसके हितों को बढ़ावा देगी। सर्व शिक्षा अभियान ऑलरेडी पहले हम बात कर चुके हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भी बात कर चुके हैं, जनशाला की बात कर चुके हैं, महिला समाख्या की भी बात कर चुके हैं, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसकी बात कर चुके हैं। ये शायद दोबारा प्रिंट हो गया है। शिक्षा कर्मी योजना की बात किया है तो ये भी राजस्थान के जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए इलाके हैं, सामाजिक पिछड़े हुए इलाके, गांव हैं, यहाँ पर शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग और जो माइनॉरिटी संबंधित जो गर्ल्स हैं, इनकी शिक्षा के लिए चलाया गया है। इसके अलावा जन शिक्षण संस्थान पीपल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है, ये उच्च शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है, जीवन की गुणवत्ता के लिए कार्य कर रहा है। केंद्रीय विद्यालय आप सभी जानते होंगे कि 15% और 7.5% सीटें एससी और एसटी जनजातियों के लिए जो है आरक्षित कर दी गई हैं। 12वीं तक कोई भी शिक्षण शुल्क नहीं लिया था और एजुकेशन टॉप लेवल की होती है केवी में। और इसी प्रकार से नवोदय विद्यालय भी चलाए जा रहे हैं। एनआईओएस की बात की जाए, बहुत सारे बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते तो इसके लिए एनआईओएस से जाकर वो एजुकेशन ले सकते हैं। हालांकि एनआईओएस का जो धंधा है बहुत तगड़ा बना लिया लोग बागों ने। स्कूलों में विकास की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है और पर्यावरण के हिसाब से स्कूली शिक्षा दी जा रही है। वर्तमान में स्कूलों में योग का परिचय दिया जा रहा है, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग जब हो सकता है जब एक स्वस्थ शरीर हो। नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिव्यांग बच्चों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ना ये सारी चीज़ें नाम याद रखनी है और फिर इसके बारे में लिख देना है। थोड़ा सा इग्नू के बारे में भी लिखा है। तो देखिए 1985 में इग्नू की स्थापना होती है और ये आज टॉप लेवल की ओपन यूनिवर्सिटी बन चुकी है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। लाखों करोड़ों बच्चों को पर ईयर ये डिग्री दे रही है। माइनॉरिटीज़ के लिए 1992 में, और वैसे भी जब संविधान बना था तब भी माइनॉरिटीज़ के लिए, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े संस्थान हैं, इनके लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो ये सारी जो योजनाएं, इनके आपको नाम याद करने पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, समझाने जैसे उसमें कुछ है नहीं। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी एक रचनात्मक शिक्षा में भरोसा करते थे। उनका ये मानना था बंदा जो है वो क्रिएटिव होना चाहिए। गांधी जी ने कहा था शिक्षा से मेरा मतलब ये है कि चाहे बच्चा हो चाहे मनुष्य हो, सबके शरीर में सबसे मस्तिष्क में जो आत्मा है वो सर्वश्रेष्ठ हो। शिक्षा की अवधारणा ये है कि वो लक्ष्यों को पूरा करें। गांधी जी चाहते थे कि 7 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो बेसिक शिक्षा प्राप्त करें सबसे पहले। और शिक्षा का सिर्फ मतलब गांधी जी के लिए डिग्री नहीं था, बल्कि वो उच्च स्तर की शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव भी लाना चाहते थे। गांधी जी ने ये कहा कि ज्ञान को ना काम से अलग कर कर देखो। ज्ञान इसलिए प्राप्त मत करो कि आपको काम करना है, काम तो आपको वैसे भी करना है, एक बार ज्ञान प्राप्त करके तो देखो। वो एक समाज शास्त्र की स्थापना करना चाहते थे, एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहाँ तक पर हर एजुकेटेड बंदा एक ऐसा हो जो सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए समाज को एक कल्याण की राह पर ले जाए। गांधी जी एक ऐसे समाज को विकसित करना चाहते थे जिसमें एक आदमी सत्य के लिए काम करे, अहिंसा के लिए काम करे। उनकी शैक्षिक योजना राष्ट्रवादी थी, आदर्शवादी थी, नेक इरादों पर चलती थी। वो कहते थे हर एक बच्चे में से सर्वश्रेष्ठ निकलना चाहिए। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसका सर्वश्रेष्ठ निकालिए, आप बेहतर इनपुट दीजिए और बेहतर आउटपुट उससे लीजिए। और वो एक रेडिकल योजना चाहते थे। गांधी जी मुफ्त शिक्षा चाहते थे, एक क्वालिटी वाली शिक्षा चाहते थे। इवन वो उच्च शिक्षा के ऊपर तो उनके गहरे विचार थे। वो रिसर्च को बढ़ावा देना चाहते थे, ज्ञान के संचय को बढ़ावा देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मेरी योजना ऐसी है कि बेहतर पुस्तकालय स्थापित किए जाएं, बेहतर रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएं। हमारे पास
इंजीनियरों की भरमार हो, डॉक्टरों की भरमार हो, सेनाओं की भरमार हो, और ऐसे लोग हों जो अपने अधिकारों के प्रति अवेयर हों, ऐसे लोग हों जो समाज के प्रति चाहत रखते हों, तब वास्तव में एजुकेशन एजुकेशन का वर्क करेगी। आगे चैप्टर में एक सारांश दिया है जो हमने चैप्टर में पढ़ा है ऑलरेडी। तो देखा जाए तो एजुकेशन एक मूवमेंट होना चाहिए, एजुकेशन एक आंदोलन होना चाहिए। जब तक ये आंदोलन चलना चाहिए जब तक प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा तक अपनी पहुंच ना कर ले। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि 12th BA MA PhD। एजुकेशन का मतलब ये होना चाहिए जो आपने सीखा है क्या वो आपने समाज में लोगों को सिखाया है, जो आपने किताबों में पढ़ा है क्या वो अपने जीवन में उतारा है आपने। अगर हर एक व्यक्ति किताबों में लिखे शब्द को, देखो आंसर हर कोई अच्छा लिखना चाहता है, आंसर इसलिए अच्छा लिखना चाहता है ताकि उसे अच्छे नंबर मिले, लेकिन आंसर लिखने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो बच्चा गेट ही नहीं करना चाहता। और जो नॉलेज गेट कर जिन्होंने नॉलेज गेट कर रखी है वो पता क्या कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। उनका काम ये है कि वो जनता को अवेयर करना ही नहीं चाहते हैं। हर एक बंदा आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना चाहता है, तो प्रॉब्लम ना यहाँ पर आ रही है। तो वास्तव में शिक्षा का जो उद्देश्य है ना वो ये है, ये नहीं है कि प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप आ जाओ, एक दिन पहले आप बहुत ज़्यादा पीड़ित की तरह दिखाओ कि अरे यार मैं कल क्या करूँगा। शिक्षा का मतलब ये नहीं है, अगर ऐसी डिग्री लेनी है तो फिर आप डिग्री मत लो, आप नौकरी पेशा अपनाइए। शिक्षा आपको समाज का संचालन सिखाती है, ना कि नौकर बनना। आई होप सो चीज़ें आप समझ में आ रही हैं। लास्ट चैप्टर होगा आगे इस सीरीज़ का, और उसके बाद ये सीरीज़ फिनिश हो जाएगी, सारे 14 के 14 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। अगर आपको लगता है चीज़ें आपको समझ में आई है तो बुक सोसाइटी को सहयोग ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।